एक नौजवान अचानक गायब हो गया था, मगर पुलिस इस वाकये से बेखबर थी। ये नौजवान कौन था और उसकी गुमशुदगी के पीछे क्या कहानी थी, आइए देखते हैं। स्पेयर पार्ट्स की दुकान में उस दिन ज्यादा रश नहीं था। यासिर दुकान में मौजूद था और ग्राहकों को निपटा रहा था। इसी दौरान उसका मोबाइल फोन बजने लगा। यासिर ने एक तरफ होकर कॉल सुनी तो घबरा सा गया। हेलो यासिर, मामू को दिल का दौरा पड़ा है, तू कहाँ है? भाई मैं दुकान पर हूँ। और कौन है? हाँ छोटू भी है। बस तू फौरन बाइक निकाल और पहुँच। जी भाई मैं अभी पहुँचता हूँ। छोटू मैं जरा अस्पताल तक जा रहा हूँ, तू दुकान का ख्याल रखना। जी सर। यासिर तेजी से दुकान से निकला। बाहर उसकी मोटरसाइकिल खड़ी थी। यासिर ने मोटरसाइकिल को किक लगाई मगर वो स्टार्ट नहीं हो सकी। 2-3 किक्स लगाने के बाद यासिर ने प्लग बाहर निकाला और उसे साफ करके दोबारा लगा दिया और फिर जब किक लगाई तो मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई। अब यासिर का रुख अस्पताल की तरफ था। वो तेजी से मोटरसाइकिल चला रहा था कि एक निस्बतन सुनसान जगह पर उसकी मोटरसाइकिल झटके लेने लगी और फिर एक जगह जाकर बंद हो गई। यासिर ने पेट्रोल की टंकी में झांक कर देखा, मोटरसाइकिल को हिलाया जुलाया और फिर मोटरसाइकिल को टेढ़ा करके दोबारा स्टार्ट करने लगा। मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई लेकिन कुछ दूर जाकर पेट्रोल खत्म हो गया और मोटरसाइकिल बंद हो गई। यासिर ने एक ठंडी सांस ली, माथे से पसीना पहुंचा और फिर पेट्रोल पंप की तलाश में मोटरसाइकिल को खींचने लगा। चलते चलते एक जगह थकन की वजह से उसने मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ी की और फुटपाथ पर बैठकर सस्ताने लगा। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि एक कार तेजी से उसके सामने आकर रुक गई। कार की खिड़की से एक शख्स ने मुंह निकालकर उसे मुखातिब किया। भाई साहब ये एड्रेस बता देंगे जरा? यासिर अपनी जगह से उठकर कार की खिड़की के करीब पहुंचा और इस दौरान शब्बीर ने देखा कि कार का पिछला दरवाजा खुला और उसमें से एक आदमी बाहर निकलकर खड़ा हो गया। यासिर अगली खिड़की के पास था और कार वाले की बात समझने की कोशिश कर रहा था कि पिछले दरवाजे से उतरने वाले शख्स ने यासिर को खामोशी से दबोच लिया। होशियारी नहीं कर लो, बिल्कुल भी नहीं, गोली मार दूंगा, समझ आई? शराफत से बैठ जा अंदर, बैठ। यासिर इस अचानक नागाहानी पर घबरा गया मगर 4 अफराद की मौजूदगी में वो किसी किस्म की मज़ाहमत करने के काबिल नहीं था। यासिर को पिछली नशिस्त पर बिठाने के बाद एक कार सवार उसके बराबर में बैठ गया और फिर कार तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। यासिर गुजरावाला के नवाई गांव चक रेहान मंडियाला का रिहायशी था और ऑटो पार्ट्स की दुकान का मालिक था। शब्बीर ने देखा कि यासिर को असलहा की नोक पर ले जाने वाली कार दारौलत इलाके से गुजरकर अब एक वीरान कच्चे रास्ते पर दौड़ती चली जा रही थी। दूर जाकर एक वीरान जगह पर कार रोक दी गई। कार के दरवाजे खुले, चारों सवार कार से बाहर आ गए लेकिन यासिर को बाहर नहीं निकाला गया। अब एक कार सवार ने खिड़की से झांक कर यासिर से बात करना शुरू कर दी। तू समझ तो गया होगा हम तुझे यहाँ क्यों लाए? नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं तो आप लोगों को जानता भी नहीं। मैं तो हम कौन सा जानते हैं तुझे? तो ये बता काम क्या करता है? मगर इस सवाल के जवाब से पहले ये सोच लेना, अगर तूने झूठ बोला तो गोली सीधा भेजे पे मारूंगा। यासिर ने एक नजर चारों तरफ देखा तो खुद को 4 लोगों के हिसाब में पाया जो कार से बाहर खड़े थे। भाई मेरी छोटी सी दुकान है ऑटो पार्ट्स की। खूब, तो आमदनी अच्छी होगी। हाँ अच्छा ही कमाता हूँ, बस ठीक। अच्छा घर में कोई बड़ा है? जी भाई है। क्यों? इसलिए कि हम आखिरी बार तेरी बात करवाना चाहते हैं उससे। क्या मतलब? मतलब भी समझ आ जाएगा। नंबर बोल। यासिर ने अपने भाई का नंबर बताया तो एक शख्स ने उसके भाई का नंबर मिला दिया। यासिर की ना तो किसी से दुश्मनी थी और ना ही लड़ाई थी और ना ही झगड़ा। इसे यकीन हो गया था कि इसे डाकुओं ने तावान के लिए अगवा किया था। शब्बीर ने देखा कि वही कार, वही लोग, मगर जगह कोई दूसरी थी। कार खड़ी हुई थी और सिर्फ एक शख्स कार के बाहर खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। यासिर हमारे पास है, शाम को दोबारा फोन करूंगा। अगर 10 लाख का इंतजाम नहीं हुआ उसको खत्म कर दूंगा, समझ आई?
कार सवार फोन बंद करके दोबारा कार में बैठ गया और फिर कार किसी अनजान मंजिल की जानिब दौड़ने लगी। यासिर को सर झुकाकर बैठने पर मजबूर किया गया था और वो बिल्कुल खामोश था। यासिर के घर वाले बड़ी मुश्किल से 5 लाख रुपए का इंतजाम कर सके थे और उन्होंने डाकुओं को इतनी बड़ी रकम कबूल करने पर राजी भी कर लिया था और डाकुओं की कॉल का इंतजार कर रहे थे, जबकि डाकू यासिर को पूरा दिन इधर उधर कार में घुमाने के बाद अपने एक साथी के घर में कैद कर चुके थे। दूसरी सुबह शब्बीर ने देखा कि कार में 3 शख्स एक मकान के सामने आकर रुक गए। कार रुकते ही अगवाकारों का चौथा साथी मगवी को लेकर बाहर निकला। उसे कार में ठूसने के बाद खुद भी कार में बैठ गया। कार एक बार किसी नए वीराने की तलाश में थी। कार एक मकाम पर जाकर रुकी तो 3 अगवाकार बाहर निकले, जबकि उनका एक साथी यासिर का पहरा देता रहा। वो तीनों साथी किसी बात पर झगड़ रहे थे। 5 लाख का इंतजाम हुआ है, मैंने हाँ कर दिया। अबे पागल हो गया क्या? 10 लाख से कम काम कहाँ चलेगा? और क्या इतना मुश्किल काम उसी 5 लाख? मैं तो कहता हूँ इसको गोली मार के जान छुड़ाओ। मुझे पता है पुलिस हमारा पीछा कर रही होगी। तो क्या दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का? मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया, वो 5 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते। मैं उसके भाई को बुला रहा हूँ और हाँ, थोड़ी होशियारी से। हाँ हेलो, बोलो कहाँ रकम पहुँचाऊँ? मगर कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए, वरना अगवाकारों ने मगवी के भाई को एक जगह का पता समझाया और फिर कॉल बंद कर दी। उधर शब्बीर ने देखा कि रात की तारीकी में यासिर का भाई मोटरसाइकिल खड़ी करके डाकुओं की बताई हुई जगह पर उनका इंतजार करता रहा। वो बार बार घड़ी देख रहा था, लेकिन उससे कोई फोन नहीं आया तो उसने वापसी का सोचा। अभी उसने मोटरसाइकिल को किक लगाई थी कि डाकू का फोन आ गया। हेलो, हाँ कहाँ है तू? भाई वहीं पे हूँ जो जिस जगह आपने बुलाया था। अच्छा एक काम कर, डाकू अब मगवी के भाई को दूसरी जगह का पता समझा रहा था और फिर शब्बीर ने देखा कि मगवी का भाई डाकुओं की बताई हुई जगह पर रकम का थैला रखकर डाकुओं की हिदायत के मुताबिक वहां से चला गया। डाकुओं के तावान की रकम अदा किए हुए 3 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था, लेकिन अभी तक वादे के मुताबिक मगवी को रिहा नहीं किया गया। मगवी के भाई को शुबह था कि गिरफ्तारी के खौफ से कहीं डाकुओं ने उसके भाई को कत्ल न कर दिया हो। शब्बीर ने देखा कि मगवी यासिर का भाई फोन सामने रखे सर झुकाए और आंखें बंद किए बैठा था। उसके चेहरे पर खौफ और तशवीश के आसार थे। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। फिर अचानक उसका मोबाइल बजने लगा। यासिर के भाई ने लपक कर फोन उठाया और एक ही सांस में सारे सवाल कर डाले। कहाँ है मेरा भाई? कहाँ छुपा के रखा है तुम लोगों ने? ओ भाई मैं यासिर बोल रहा हूँ, वो लोग मुझे छोड़कर चले गए थे। नहर के किनारे फेंक गए थे, मेरा मोबाइल में मुझे दे गए। मुझे यहाँ से आके ले जाओ। यासिर का भाई अपने भाई को घर ले आया। यासिर की बाजियाबी के बाद पुलिस को इत्तला दी गई, जिन्होंने फोन कॉल डाटा की मदद से डाकुओं को पकड़ लिया। ये डाकू इसी इलाके के रिहायशी थे और रात ही रात अमीर बनने के लिए लोगों को अगवा करके तावान वसूल किया करते थे। ये है वो डाकू। ये मेरा एक कज़न है, उससे मेरी मुलाकात करवाई है शाहनवाज से। फिर हम लोगों ने हमारी बातचीत हुई। फिर हम लोगों ने ये सिटी के पास से बंदा उठाया, उसे हमने 5 लाख रुपया लिया। उसके बाद फिर हमने एक बंदा था, उसे 1 लाख रुपया लिया किला दीदार सिंह के इलाके। ये शाजी मेरा दोस्त था, तो उनकी वजह से फिर अली रज़ा से मेरी दोस्ती बनी। तो इन लोगों से मिल के फिर हमारी प्लानिंग ये बनी कि इन्होंने कहा था दोस्त है हमारे, तुम पैसे लेने। तो पैसों के हिसाब में आके हम लोगों ने फिर ये काम किया। तो उसे 5 लाख रुपया लिया। फिर हमने किले दीदार सिंह से एक बंदा उठा, उसे 1 लाख रुपया लिया। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। ये हमारे इलाके से एक बंदा अगवा किया था, उससे हमने 5 लाख तमान लिया। 2 दिन उसको अपने पास रखा, तो हमने वो अल्हम्दुलिल्लाह से 5 लाख रुपया बरामद कर लिया। अभी इन्होंने स्टार्ट किया था, पहले ये डकैतियाँ करते रहे, जेल गए, बीच में इन्होंने गैप आ गया,
सब कार याफ्ता, लेकिन जो उन्होंने चौथा बंदा अभी मिलाया उसके साथ अभी उन्होंने हाल ही में कुछ 10-20 दिन ही हुए थे इन्होंने ये वारदातें करनी शुरू की, तो ये पकड़े गए। शायद इससे बाद अगर ना पकड़े जाए तो ये और मौत के वाक़यात भी करते। और ये है मुकबिल यासिर और उसका भाई। मेरे मामू जान हॉस्पिटल में थे, तो उनकी इयादत के लिए मैं जा रहा था, तो रास्ते में मुझे ना किडनैप कर लिया गया और 4 आदमी थे। उन्होंने मुझे गन पॉइंट पे गाड़ी पे बिठा लिया और तवान के लिए मेरे घर वालों को बुलाते रहे कि आप इधर आएँ, फ़लाँ जगह पे आएँ, फ़लाँ जगह पे आएँ। उधर फिर मेरे घर वाले से इन्होंने 5 लाख रुपया तवान लिया और मेरे घर वालों ने दिया तवान, तो फिर उन्होंने ना मुझे छोड़ा है। ये फरोज वाले पुल पे था, क्या नाम है, वहाँ पे ये वाक़या हुआ है और पहली कॉल आई है, उन्होंने बोला क्या नाम है, आपके भाई को हमने गवाह कर लिया तो 5 लाख रुपए का इंतज़ाम करो। तो फिर घर में क्या नाम है अवेलेबल तो है नहीं थे, तो फिर दोस्तों से क्या नाम है, दोस्तों रिश्तेदारों वगैरह से पैसे लेके हमने इंतज़ाम किया। 11 बजे 11:30 बजे का टाइम था, तब इन्होंने उसको यासर को छोड़ दिया। फिर इसने हमें कॉल की 11:30 बजे के करीब इसने कॉल की कि मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, आके मुझे ले जाओ। शब्बीर ने इकबा बराए तावान की वारदातों की शदीद मजम्मत की है और मुतालबा किया है कि इकबाकार किसी रियायत के मुंतजिर नहीं, इनको सख्त से सख्त सजा जरूर मिलनी चाहिए। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि लालच और हसद 2 ऐसी बीमारियां हैं जो इंसान को घुन की तरह खा जाती हैं। भावलनगर में दोस्तों के दरमियान कुछ इसी किस्म का मामला था, आप भी देखिए। गुलाम फरीद अपना चिंची रक्षा लेकर एक सड़क से गुजर रहा था तो उसने देखा कि उसके दोस्त मोहम्मद अब्दुल्ला का रक्षा खराब था और वो उसे स्टार्ट करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। गुलाम फरीद ने अपना रक्षा दोस्त के रक्षे के बराबर रोक दिया। तो अब्दुल्ला क्या हो गया तुझे? हाँ, खून पी गई है कल से, बहुत परेशान कर रही है ये। और भाई इसका प्लग खोल के चेक कर, कचरा आ गया होगा इसमें। कर चुका हूँ मैं, है ही मनूस, क्या करूँ अब मैं, मेरी किस्मत में ही है। चल फिक्र न कर, उसको थोड़ा आगे कर, मैं पैर लगाता हूँ, मैकेनिक तक लेके चलते हैं, अल्लाह खैर करेगा। बड़ी मेहरबानी यार, आगे कर उसको, शाबाश। अब्दुल्ला अपनी सीट पर बैठ गया और गुलाम फरीद उसके रक्षे को पांव से धक्का लगाते हुए एक करीबी वर्कशॉप पर ले गया। अब्दुल्ला रक्षे से उतरा और वर्कशॉप पर मौजूद मैकेनिक को रक्षे की खराबी के बारे में बताने लगा। यार जरा इसकी गाड़ी को देख यार, बहुत देर से इसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हो ही नहीं रही, बहुत तंग कर रही है यार। मैकेनिक ने धक्का लगाकर रक्षा एक तरफ खड़ा किया और उसकी खराबी का पता लगाने लगा। इस दौरान गुलाम फरीद ने अपने रक्षे से उतरकर अपने दोस्त की गर्दन में बाहें डाल दी और उसे वर्कशॉप के साथ ही मौजूद एक बेंच पर लेकर बैठ गया। यार एक बात तो बता, ये कब तक तू किराए का रक्षा चलाता रहेगा? अपना एक रक्षा क्यों नहीं ले लेता? कम से कम 2 पैसे तो बच जाएंगे तुझे। कैसे ले लो, खर्चे ही इतने, मालिक को 300 रुपए देने पड़ते, बचता ही कुछ नहीं। तो यार बस कर दे, पूरा नहीं होता, पूरा सारों का होता है, बाकी सारे कमा रहे हैं, तेरी बारी में खर्चे ही इतने होते हैं। ये अपने खर्चे इधर उधर जाया करने से बेहतर है ना कि थोड़े से जमा करेगा तो एक रक्षा ले लेगा तू किराए पे। चल रहने दे तू, वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है। एक काम करना, तू किस्तों पे नया रिक्शा निकाल ले, ये मुझे दे दे, और वैसे भी तू तो अच्छा कमा रहा है ना। काश यार पैसे होते तो। चल अच्छा जरा तैयार हो गया, चल उठ चले, आजा। मैकेनिक ने अब्दुल्ला का रक्षा ठीक करके उसके हवाले कर दिया। फरीद अपनी दिहाड़ी पर निकल गया और अब्दुल्ला रक्षा लेकर दूसरी तरफ चला गया। अब्दुल्ला ने एक जगह रक्षा खड़ा किया, काफी देर तक सवारी का इंतजार किया और जब उसे कोई सवारी नहीं मिली तो उसने रक्षा अपने घर के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। रक्षा खड़ा करने के बाद वो करीबी चौक पर चला गया जहाँ उसका एक दोस्त उसका इंतजार कर रहा था। आज तो जल्दी आ गया। बस यार काम धंधा ही नहीं लगा। यार मेरे दोस्त को एक रक्षे की गाड़ी चाहिए, कोई सस्ती सी मिल जाए तो बताना यार। हाँ हाँ मिल जाएगी ना, यही कोई 7-8 हज़ार रुपये में। बस तो ठीक है, जैसे इंतजाम कर दें मुझे एक मिस कॉल कर देना। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। अब्दुल्ला का दोस्त चला गया तो वो किसी गहरी सोच में पड़ गया। उसे अपना छकड़ा रक्षा याद आया तो वो जगह जगह बंद होता जा रहा था और दूसरी तरफ उसके दोस्त गुलाम फरीद का रक्षा था जिसकी बॉडी चमकती नजर आई।
अब्दुल्ला ने फैसला कर लिया था कि वो अपने दोस्त गुलाम फरीद के रिक्शे की बॉडी चुरा कर बेच देगा और जो रकम हाथ लगेगी उसे किस्तों पर अपने लिए मोटरसाइकिल खरीदेगा। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रात की तारीकी में अब्दुल्ला अपने दोस्त गुलाम फरीद के रिक्शे की बॉडी खोलने की कोशिश कर रहा था कि इस दौरान खटपट से उसके दोस्त की आंख खुल गई और वो घर से बाहर निकल आया। अरे अब्दुल्ला, ये क्या कर रहा है तू? अचानक छापे पर अब्दुल्ला छटपटा गया। वो फरीद, मैं तो तुझसे मिलने आया था, लेकिन तू सोया हुआ था। वापस जाने लगा तो मैंने देखा गाड़ी का नट खुला हुआ है, वही कस रहा था। अच्छा यार, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, कल मिलते हैं, ठीक है? अच्छा बात तो सुन, 200 रुपये खुले हैं तेरे पास? यार मेरे पास पैसे नहीं। यार 200 रुपये तो नहीं है, 100 रुपये पड़े हैं, ये ले। हाँ। अच्छा वो हवेली लखा वाले चौधरी साहब है ना, उनको पूरे दिन के लिए रिक्शा चाहिए, तो चलेगा? चलिए कल शाम को आता हूँ तेरे पास ना, तो फिर चलते हैं वहाँ पे। ठीक है यार, अब नींद आ रही है यार, सोऊंगा यार, ठीक है? अब्दुल्ला की नीयत अपने दोस्त के रिक्शे पर खराब हो चुकी थी और अब वो किसी न किसी बहाने से उसका रिक्शा हथिया कर बेचना चाहता था। दूसरे दिन शब्बीर ने देखा कि दोनों दोस्त रिक्शे में बैठे गपशप कर रहे थे। गुलाम फरीद सीट पर था और अब्दुल्ला उसके पीछे बैठा था। और काम कैसा चल रहा है अब्दुल्ला? क्या मिला शरबत में? हाँ, गला पकड़ा जा रहा है। क्या हो गया फरीद? मेरी बहन ने खुद बनाया था। बस मैं क्या था, मेरा गला पकड़ा जा रहा है। अब्दुल्ला, फरीद, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, फरीद क्या हुआ? अब्दुल्ला, फरीद क्या हुआ? फरीद। इस दौरान गुलाम फरीद शदीद तकलीफ के आलम में अपना गला पकड़ता रहा और फिर उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। अब्दुल्ला ने बहाने से अपने दोस्त को नशा आवर चीज पिलाकर उसे बेहोश कर दिया था, जिसके बाद मुबैना तौर पर उसे गला दबाकर हलाक किया गया। उसकी लाश पाकपतन नहर में बहा दी गई। गुलाम फरीद के कत्ल के बाद अब्दुल्ला ने रिक्शे की बॉडी 7,000 रुपए में फरोख्त कर दी थी और रिक्शे की मोटरसाइकिल को वहीं जमीन में गड़ा खोद कर दबा दिया था। अलबत्ता अपने दोस्त का फोन अपने पास रख लिया था। गुलाम फरीद के घर वालों ने गुलाम फरीद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, मगर पुलिस 6 माह तक गुलाम फरीद को तलाश न कर सकी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अब्दुल्ला ने बड़ी राजदारी से एक दराज के अंदर छुपाए गए मकतूल अब्दुल्ला का फोन निकाला और उसमें सिम लगाकर किसी को फोन करने लगा। मकतूल का फोन जैसे ही ऑन हुआ, पुलिस के कान खड़े हो गए। शब्बीर ने देखा कि थाने में एक एहलकार तफ्तीशी के कमरे में दाखिल हुआ और उसे मकतूल के फोन के बारे में बताने लगा। सर, वो जो रिक्शा ड्राइवर लापता हो गया था, उसका फोन ऑन हो गया सर। गुड, तो उसकी लोकेशन ट्रेस हो रही है? जी सर। चलो फिर तैयारी पकड़ो रेट की, ऐसा ना हमारी गिरफ्त से निकल जाए। शब्बीर ने देखा कि पुलिस की टीम तेजी के साथ मोबाइल में बैठी और फोन की लोकेशन ट्रेस करते हुए एक गांव में पहुंच गई। तफ्तीशी अफसर ने वैन से उतरकर लोकेशन का जायजा लेना शुरू कर दिया। तुम दोनों एक काम करो, तुम लोग इस तरफ जाओ, अभी नफरी आती तो मैं सब जाके देखता हूँ वो लोग कहाँ पे। ठीक है, चलो रन। दो एहलकार एक मकान के करीब दबे पांव पहुंचे तो अब्दुल्ला घर के बाहर एक चबूतरे पर बैठा किसी को मकतूल के फोन से कॉल कर रहा था। पुलिस दबे पांव आगे बढ़ती रही और फिर अब्दुल्ला को पकड़कर मकतूल का फोन कब्जे में ले ली। दौरान तफ्तीश अब्दुल्ला ने अपने दोस्त को कत्ल करने का राज और वारदात का तरीकाकार उगल दिया था। मजलूम गरीब रिक्शा ड्राइवर के कत्ल की खबर उसके घर वालों को मिली तो वहाँ कोहराम मच गया। मोबाइल से डेटे तो साजी इमी नंबर तो मेरे भाई दे मोबाइल से डेटे तो मेरे भाई का मोबाइल ये यूज करता है उस दे डेटे तो साजी ये मुद्दम साडा बना जी अब्दुल्ला का नाम आया जी बेटी इनका सारा असि डेटा कटवाया साजी ये डेटा दे इन जो डेटा निकला ये रिक्शा चलाने वाले से मिंत्रा पास जाओ किसी इन किसी 10 दिशा तेरा डेटा निकल गया
ਤੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ ਨਾ ਜਾ ਉਸੇ ਖੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ जाल विच उत्थे लाश फसी है उन्हें कट के बाहर रखी गई उन्हें मुड़ साहू के आने आखा ने आओ मियाँ आज लाश आई पे तो लाश तुसी वापसी ले जाए साहू के थाने विच आइए साहू के थाने विच आ उन्होंने जरा उत्थों ने फोटो बनाया फोटो बना तस्वीर ला दी दीवार के नाल उन्हें आखा ने भैया कोई ना कोई तो बंदा कदे न कदे तो आ ही जासी ना रक्षा लेना चाहते थे आप तो ये आपका दोस्त था तो मामूली से कीमत कर रही है रक्षा था तो आपने अपने दोस्त को मारा है तो ये ज्यादती की आपने पुलिस ने संदेह कत्ल के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। 3 दिसंबर 2016 को ये दोनों दोस्त वहाँ से निकले मोहम्मदपुर शामा से। इसने मकतूल को ये कहा है कि जी मेरे रिश्तेदारों की शादी है हवेली लखा में, वहाँ पे जाना है। हवेली लखा वहाँ पे शादी अटेंड करके हम वापस आएंगे। उसी के रक्षे के ऊपर ये गए हवेली लखा, ये जो रेड सुलेमान की क्रॉस किया है वहाँ पे आगे जाके इसको इसने शराब पिलाई है, शराब के अंदर गोलियाँ डाली, वो बेहोश हो गया। तो बेहोशी के बाद उसको पाकपतन की नहर के अंदर उसका गला दबा के उसको मार के फेंक दिया। आज के बाद जब उन्होंने पुलिस से रब्ता किया तो पुलिस ने जब उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि एक नवाज नाज जो है वो थाना सौ का भी मिली। ये है वो इलाका जहां गुलाम फरीद का घर था। गुलाम फरीद के घर वालों को 6 माह तक पता ही नहीं चल सका कि उसे कत्ल करके उसकी लाश पानी में बहा दी गई थी। शब्बीर को मालूम हुआ है कि मकतूल की लाश किसी दूसरे थाने वालों ने लावारिस समझकर दफना दी थी। थाने में लाश की तस्वीर से गुलाम फरीद के कत्ल की तस्दीक की गई। गुलाम फरीद अपनी बहन भाइयों और बूढ़े माँ बाप का वाहिद कफील था। अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी कि उसके दोस्त ने लालच में आकर उसे कत्ल कर दिया था। शब्बीर को यकीन है कि मजलूम रक्षा ड्राइवर का कातिल सजा से नहीं बच सकेगा। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर को देखेगा। गुज़िश्ता दिनों कराची के इलाके सदर में वाक़ एक होटल के कमरे में से एक खूबरू लड़की की लाश मिली थी। लड़की को कत्ल किया गया था या लड़की ने खुदकुशी की थी, ये मुअम्मा पुलिस अभी तक हल नहीं कर सकी है। ये फरहीन और शहीर है। कुछ अर्सा कबल फरहीन और शहीर की फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। फिर फरहीन शहीर से मिलने कराची आ गई। कराची आने पर मुबैना तौर पर शहीर ने फरहीन से खामोशी से निकाह कर लिया और फिर वो दोनों हनीमून के लिए एक होटल में मुकीम हो गए। फिर एक दिन कमरे में फरहीन की लाश पाई गई और उसके मुबैना शौहर का कोई अता पता नहीं मिल सका। पुलिस ने वाक़े की इत्तला मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी तो पता चला कि फरहीन का मुबैना शौहर मुल्क में मौजूद ही नहीं था, वो दुबई चला गया था। सवाल ये था कि क्या शौहर ने अपनी नई नवेली दुल्हन को कत्ल किया था या फरहीन ने खुदकुशी की थी। इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए पुलिस ने शहीर के करीबी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया था। फरहीन की हलाकत की खबर मिली तो फरहीन की मां रोते पीटते इस्लामाबाद से कराची पहुंच गई। फरहीन की मां को न जाने क्यों यकीन था कि उसकी बेटी को उसके शौहर ने कत्ल किया था। उसकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की थी। मेरी बेटी कत्ल हुई है, मेरी बेटी ने खुदकुशी नहीं की। मेरी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती, ना वो करती है। शक के बुनियाद पे नहीं, यकीन से कह रही उसका शौहर उसका कातिल है। शक नहीं है, मुझे यकीन है। शादी पे रजामंद ने किया था मुझे, वैसे रिश्ता नहीं उन लेकर गए थे या कुछ नहीं था, लेकिन शादी पे उन्होंने फ़ोन किया। मैंने बोला बेटे अगर आप इन्हें संभाल सकते हैं, रख सकते हैं तो ठीक है, तो आप बेशक निकाह कर लो, लेकिन मुझे कॉपी चाहिए। शब्बीर ने जब इस सिलसिले में पुलिस से बात की तो पुलिस का कहना था कि वो इस मामले पर नजर रखे हुए है। स्पॉट से ऐसी कोई चीज़ बरामद नहीं है। एक दुपट्टा है जो पंखे में लटका हुआ था, जो डेड बॉडी नीचे फर्श के ऊपर थी। मजीद डॉक्यूमेंट्स वगैरह के पेपर्स जो आम से पेपर होते हैं। लड़की का मोबाइल फ़ोन मिला है जो कि कोड है, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं उसको पिन कोड करने की। अभी तक इस सिलसिले में कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई है। जो भी उसके साथ अगर कोई और लोग भी इन्वॉल्व होंगे तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। 3 माह से जायद के वक्त गुजर जाने के बावजूद फरहीन के कत्ल के पसे पर्दा महरिकात पर अभी तक गर्ज जमी हुई है। शब्बीर को मालूम हुआ है कि शहीर के वालिदैन इस शादी के लिए राजी नहीं थे, जिस पर शहीर ने फरहीन से खुफिया शादी कर ली थी और फिर अपनी बीवी को लेकर इस्लामाबाद चला गया था, जहां फरहीन की मां ने उन दोनों को कबूल कर लिया था। फरहीन और शहीर इस्लामाबाद से वापस कराची आए तो शहीर के वालिदैन ने उन्हें कबूल करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वो दोनों कराची के एक होटल में रहने लगे। शहीर के बारे में पता चला है कि वो अमरीकी शहरी है और उसका बाप कराची में एक स्कूल चलाता है।
और वाक़े वाले रोज़ के बारे में पता चला है कि शहीर अपने दोस्त और बीवी के साथ एक फंक्शन में गया था, जहां फरीन का अपने शौहर से किसी बात पर झगड़ा हुआ था और फरीन फंक्शन छोड़कर वापस अपने होटल आ गई। बीवी की नाराजगी खत्म करने के लिए शहीर ने अपने दोस्त को होटल भेजा था और दोस्त फरीन को समझाने बुझाने के बाद होटल से चला गया था। बाद में जब शहीर होटल पहुंचा तो मुबैना तौर पर दोनों में दोबारा झगड़ा हुआ और होटल इंतजामिया के मुताबिक अलग सबाह शहीर को होटल से भागते देखा गया था। शहीर के वालिदैन के मुताबिक शहीर ने घर आकर उनसे पैसे लिए थे और फिर वो वापस अमेरिका चला गया था। होटल में नई नवेली दुल्हन की लाश बरामद होने पर एक्सप्रेस न्यूज ने जो पैकेज चलाया था वो ये है। कराची के इलाके सदर के होटल में लड़की की हलाकत के मामले में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। पुलिस ने बताया कि फरहीन के शोहर के दोस्त को हिरासत में लिया गया। खातून के मोबाइल फोन का डेटा भी हासिल किया जा रहा है, जिससे पता चलेगा कि फरहीन कराची आने के बाद किन अफराद से राब्ते में रही, उसकी आखिरी लम्हात में क्या बातचीत हुई। फरहीन का शोहर बैरून मुल्क जा चुका है। इस्लामाबाद के इलाके पलंदरी की रिहायशी फरहीन की दोस्ती गुलशन इकबाल के रिहायशी शहीर फैसल से फेसबुक पर हुई और दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। 28 फरवरी को दोनों ने निकाह कर लिया। खातून 1 माह से होटल में ठहरी हुई थी। शब्बीर का कहना है कि इस पुरस्कार कत्ल या खुदकुशी के केस के सिलसिले में दूध का दूध, पानी का पानी होना जरूरी है। अगर वाकई फरहीन का शौहर उसका कातिल है तो उसको गिरफ्तार होना चाहिए ताकि मकतूला की मां को इंसाफ मिल सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि नागहानी को रोकना किसी के बस में नहीं है। कौन सा हादसा रूनुमा हो जाए और कौन कब उसकी जद में आ जाए पता ही नहीं चलता। शुजाबाद के इलाके ज़करिया टाउन में ऐसा ही एक वाक़या पेश आया, जिसके बाद हंसता बसता घर मातमकदा बन गया। आप भी देखिए। ये ज़करिया टाउन का एक मेहनत कश है जिसका एक बेटा और 2 भतीजे अचानक एक खौफनाक नागहानी का शिकार हो गए। 5 साला कमसिन बेटा और 7 साला भतीजा मौत के मुंह में चले गए, जबकि 8 साला भतीजे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। ये पुरानी सी कार जो गर्द गुबार से अटी हुई है, यही कार बच्चों की हलाकत का सबब बनी। ये पुरानी कार गुज़श्ता 5-6 बरसों से इलाके के एक जमींदार के घर के बाहर खड़ी हुई है। इस कार के बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर थी। कोई कहता था कि इस कार में आसेब है और जो भी इसमें सफर करता है मौत के मुंह में चला जाता है। इस सासेबी कार के मालिक ने न सिर्फ कार चलाना बंद कर दी थी, बल्कि उसे काट कबाड़ समझकर एक जगह खड़ा कर दिया था, जिस पर मट्टी जमती चली गई। बज़ाहिर नाकारा नजर आने वाली इस कार के तमाम पुर्जे काबिल इस्तेमाल बताए जाते हैं, मगर अब इसे कोई चलाने की हिम्मत नहीं करता। आप सोच रहे होंगे कि इस कार से बच्चों की हलाकत का क्या ताल्लुक हो सकता है, क्योंकि कार को अपनी जगह से टस से मस्तक नहीं हुई, फिर बच्चे कैसे मर गए। वो ये था कि एक रोज दोपहर को मेहनत कश का कमसिन बच्चा अपने 2 कमसिन कजन के साथ खेलता हुआ कार में दाखिल हुआ, जिसके बाद 2 बच्चे मुर्दा पाए गए, जबकि तीसरे की हालत तशवीशनाक थी। बच्चों के अचानक हलाक होने की खबर मिली तो माँ बाप के पसीने छूट गए। बच्चे अच्छे खासे तंदुरुस्त थे, उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी, फिर ये कैसे मर सकते हैं। कौन यकीन करता कि बच्चे कार में खेलें और मर जाएं। 2 कमसिन बच्चों की लाशें घर में रखी थी। ऐसा लग रहा था कि बच्चे थक कर सो रहे हों, मगर वो तो अब इस दुनिया में थे ही नहीं। बच्चों की माएँ, बाप और रिश्तेदार आहें भर रहे थे, फरियाद कर रहे थे। ये एक दिल दहला देने वाला मंजर था। दोनों बच्चों को आहों सिसकियों के दरमियान मनो मट्टी के नीचे दफन कर दिया गया था, मगर बच्चों की मौत का सदमा, उनकी लाशें और रिश्तेदारों के बैन बार बार निगाहों के सामने आ रहे थे। शब्बीर ने तहकीकात की तो पता चला कि बच्चे एक ऐसी सूरत हाल में फंस गए थे कि मौत उनका मुकद्दर बन गई थी। यही पुरानी सी कार जो अभी आप देख चुके हैं,
जिसके बारे में तरह तरह की अफवाहें थी। एक रोज ये बच्चे खेलते खेलते इधर आ निकले, कार का दरवाजा खोला और कार के अंदर घुसकर ड्राइवर खेलने लगे। कार के अंदर भी मिट्टी और कूड़ा था, मक्खियों, मच्छरों और दीगर हशरातुल अर्ज़ की आमाजगाह बनी हुई थी। शब्बीर का ख्याल है कि शायद किसी जहरीले जानवर ने बच्चों को काट लिया हो और उनकी मौत वाक़ई हो गई हो, लेकिन बाद में पता चला कि ये बदकिस्मत बच्चे इस कार में दरवाजा खोल के दाखिल तो हो गए, लेकिन फिर दरवाजा ऐसा बंद हुआ कि बच्चे लाख कोशिशों के बावजूद इस कार से बाहर ना आ सके। दरवाजे लॉक हो गए थे। बच्चों की हलाकत को न जाने कितनी देर हो चुकी थी कि महल्ले के एक बच्चे ने कार में मौजूद बच्चों को देखकर उनके घर वालों को इत्तला दी, तो बच्चों के बुजुर्गों ने फौरी तौर पर किसी न किसी तरह कार का दरवाजा खोला और जब बच्चों को बाहर निकाला गया तो इनमें से 2 कमसिन प्यारे प्यारे बच्चे अल्लाह मियाँ को प्यारे हो चुके थे और एक की हालत तशवीशनाक थी। फिर तीसरे बच्चे ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया था। बच्चे कार में दम घुटने से हलाक हो गए थे। शब्बीर ने वो अलमनाक मनाजिर भी देखे जब घर वाले बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म और उनकी कॉपी किताबों को देख देख कर रो रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनके बच्चे अब ये किताबें कभी नहीं पढ़ सकेंगे, ये यूनिफॉर्म अब कभी नहीं पहना जा सकेगा। खेलते खेलते गए ने गड्डी खड़ी नहीं है, साबर आनी पुरानी गड्डी खड़ी है, उत्थे गए ने अंदर गए ने वो गेट बंद कर देते ने। गेट जो बंद कितने लाख हो गया है, लाख बगैर उन्हें खोल नहीं सके, उत्थे दाम देते। बस ये कुछ गल हुई। शब्बीर को ये सोच सोच कर भी वहशत हो रही है कि जब ऑक्सीजन न होने पर बच्चों ने कार के शीशों को पीटा होगा, लोगों को मदद के लिए पुकारा होगा और फिर इन बच्चों का दम घुटता रहा होगा, तो वो अपनी माओं को याद कर रहे होंगे। शब्बीर का कहना है कि खुदा सबको हर किस्म की नागहानी से महफूज और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। शब्बीर ने सोगवार खानदान से अफसोस का इजहार किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर को देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।